Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2 एक्सरसाइज एंड देयर सॉल्यूशंस, है ना। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं और जो पहला एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी में। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 48 एनसीईआरटी। ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है ग्राफिकली कॉमा फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन कॉमा यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि हमें ग्राफिकली बताना है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशन कौन से हैं, यूनिक है, मैनी है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो जो आपके पास इक्वेशन है वो है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चे ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं बोर्ड पे, एक बार देखिए जरा। देखिए ग्राफिकली मेरे को बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 बाय 1 दोनों के दो सॉल्यूशन निकाल लूंगा और ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा, तो नॉट अ बिग इशू, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, जो सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, और आपने देखा कि यहाँ पे 3 भी कॉमन है ना, ठीक है। तो मैं अगर इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से इंटू करूं तो 5 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म, और 3 क्योंकि कॉमन है तो 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो 5/3 से इंटू हो जाएगा, तो इट मीन्स 3 भी खत्म हो जाएगा और 5 भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब ये वाला टर्म इंटू होगा तो 3 से 3 कैंसिल, 5 1 5x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5x, है ना। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 8 बारी में 24 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 8y। ठीक है, सिमिलरली 5 से 5 और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1, और 0 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम ही मिलेगा, है ना। तो बेटा ऑब्जर्व करो कि ये पहली इक्वेशन थी, है ना बच्चे, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आई है। आप खुद चेक कर लीजिए बेटा, दोनों इक्वेशन सेम है ना। और अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो इस टाइप की इक्वेशंस में मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, तो देयर इज अ इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप खुद बना लेना, ठीक है, बहुत इजी है, आप 2 सॉल्यूशन निकालना और प्लॉट करके ग्राफ खुद बना लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है कि चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा सेल में जाती है टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। क्या कर रहे हैं बच्चे, परचेज करने कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स को, फुल स्टॉप। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, यानी कि उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि कितने आपने पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज किए हैं। तो शी आंसर, चंपा उसको आंसर देती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने जितने पैंट्स खरीदे हैं, ठीक है, जितने पैंट्स खरीदे हैं वो उसका दुगने से 2 कम उसने स्कर्ट्स लिए हैं। ठीक है, मैं एक बार और समझाऊंगा इसको, आप देखिए, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, हाँ जी, आगे लिखा है क्वेश्चन में, फुल स्टॉप किया, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, और साथ ही में 4 टाइम्स किसका, नंबर ऑफ पैंट्स का, उसमें से 4 कम इक्वल टू नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ठीक है, आगे लिखा है क्वेश्चन में, हेल्प हर फ्रेंड्स
टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो हमने उसके फ्रेंड्स की हेल्प करनी है ये जानने के लिए कि चंपा ने कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज किए, ठीक है ना। तो इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स, यानी कि उसने एक्स पैंट्स को परचेज किया होगा, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई, है ना। और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को कितना मान लिया हमने, वाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था, एक बार और पढ़ते हैं। इसने आंसर दिया था ना, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स क्या है बेटा, वाई। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि वाई जो है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि पैंट्स के ट्वाइस के से 2 कम, ठीक है। ओके, और ऑल्सो एक सिचुएशन और उसने बताई है। सेकेंड सिचुएशन क्या है बच्चे, कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि वाई इज इक्वल टू इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि पैंट्स के 4 गुने से 4 कम। तो नंबर ऑफ पैंट्स क्या है, एक्स, एक्स के 4 गुने से 4 कम, ठीक है। ओके, तो आपके पास में 2 इक्वेशंस बन चुकी है बच्चे। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, बाय ग्राफिकली कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक हमारा ग्राफिकली चल रहा है, तो इसको हम ग्राफिकली ही देखेंगे बच्चे, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार और आगे देखिएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब वही मैं क्या करूंगा, इसके 2 सॉल्यूशन एटलीस्ट फाइंड आउट कर लूंगा, x और y। तो मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं सबसे पहले। चलो 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करी तो 2 1 2, 2 में से 2 गया 0, y की वैल्यू 0 आ गई, है ना। अब मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर देता हूं, तो 2 पुट किया तो 2 टू द 4, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, ठीक है बच्चे। सेकंड इक्वेशन देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसके भी, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू को मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया 1, तो 4 1 4, 4 माइनस 4, वाई आ गया 0, ठीक है। इसके बाद एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 2, तो 4 2 8, 8 में से 4 गया तो वाई आ गया 4, ठीक है बच्चे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका ग्राफ देखते हैं एक बार। तो ग्राफ देखते हैं एक बार। सबसे बड़ी वैल्यू जो है यहाँ पे सॉल्यूशन की वो 4 है, तो 4 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको एक्स डैश और वाई डैश कहते हैं। तो फर्स्ट 1,0 यानी कि x की वैल्यू 1 पे y 0, तो x की वैल्यू 1 पॉजिटिव साइड में ये रही, और y तो 0 ही है। अगला पॉइंट है x की वैल्यू 2 पे y 2, तो x की वैल्यू 1 2 और y 2 1 2, यानी कि इन दोनों के सामने पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हैं एक बार। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में था 1,0, तो x की वैल्यू 1,0, एक पॉइंट तो यही आ गया। दूसरा है 2,4, x की वैल्यू 2 पे y 4, तो 1 2 और y इस पे 4 है, तो 1 2 3 4, इट मीन्स पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ही करें, रफ में सॉल्व ना करें, तो प्रॉपर आएगा आपके पास। तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे से जारी होगी, है ना। अब इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। ये पहली वाली इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन क्या थी बच्चे, y इक्वल टू 2x माइनस 2, और सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू 4x माइनस 4, ठीक है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है बेटा, इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर मैं आंसर की बात करूं तो x की वैल्यू क्या देख पा रहे हैं आप, 1, और y की वैल्यू इस केस में 0 है। तो बेटा उसने, अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो x हमने क्या लेट किया था, पैंट्स। तो उसने पैंट्स कितने परचेज किए होंगे, 1, और स्कर्ट्स उसने 1 भी परचेज नहीं किया है। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ध्यान देंगे बेटा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है और उसके आपने सॉल्यूशन देने हैं ग्राफिकली, और आपने इस प्रॉब्लम्स को फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशंस में, है ना। तो इसका जो पहला पार्ट है वो देखेंगे एक बार आप। इसके पहले पार्ट में लिखा है बच्चे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा, 10 है ना। ठीक है, आगे है 10th, क्लास 10th took part in mathematics quiz, full stop, if the number of girls is 4 more than the number of boys। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, है ना। चलिए देखते हैं इसको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, पेज नंबर 49 NCERT। हाँ जी, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो पहली बात तो यही क्लियर हो जाती है कि उसने बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स है ना। तो इट मीन्स मैं गर्ल्स और बॉयज को प्लस कर दूं तो 10 आना चाहिए। तो पहली सिचुएशन तो यही हो गई, x + y = 10, है ना। अब उसने दूसरी सिचुएशन क्या बोली थी, एक बार और पढ़ लेते हैं। इसने बोला था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, वो बॉयज से 4 ज्यादा है ना। तो बॉयज कितने बेटा, गर्ल्स को हमने क्या लेट किया है, y। तो ऑल्सो y इज इक्वल टू x + 4 लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर मैं बॉयज में 4 और ऐड कर दूं तो बच्चे गर्ल्स के इक्वल आ जाएंगे, और मैंने तो इक्वेशन ही बनानी है यहाँ पे। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन बन रही है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो -x + y = 4 कह सकते हैं हम। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चे, और ये फर्स्ट हो गई। अब इसके आगे इसका ग्राफ कैसे बनना है ये आप जानते हैं अच्छे से, इसको आप सेल्फ करिएगा। देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, है ना। तो सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है कि 5 पेंसिल है, ओके, और 7 पेन्स है। ठीक है, टुगेदर कॉस्ट ₹50, इन दोनों की कॉस्ट है 50 रुपए। पहली सिचुएशन उसने ये बोली है। वेयर इज 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन, ठीक है, 5 पेन्स, टुगेदर कॉस्ट ₹46। इसकी टोटल कॉस्ट है 46 रुपए। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपसे एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट पूछी है। तो बेटा ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करेंगे, बस मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको कि आपने कॉस्ट ऑफ पेंसिल मान लेनी है x रुपए और कॉस्ट ऑफ पेन कितना y रुपीस लेट कर लेना है। तो बच्चे
5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो जाएगी पहली इक्वेशन, और यहां से 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, दो इक्वेशन बन जाएंगी। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो पार्ट थे पहले क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूं क्या है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है बच्चे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersects at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तो आपने बताना है कि लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो किसको कंपेयर करके, इन रेशियोज को कंपेयर करके बताना है। बच्चे मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, तीन कंडीशन होती है कि अगर a1 अपॉन a2 जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, तो क्या कहलाता है बेटा, इंटरसेक्टिंग, है ना। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 आता है तो क्या कहलाता है, कोइंसाइड कहलाता है ना। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2 आता है तो पैरेलल कहलाता है। ठीक है, तो एक एक करके कंपेयर करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कोई तीन पार्ट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं इन क्वेश्चंस की, बहुत इजी है क्योंकि देखिए पहला फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाल के देखते हैं। तो a1 और a2, बेटा a1 a2 क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x होते हैं, मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू 7 है। अब b1 अपॉन b2 निकाला, तो b1 अपॉन b2 मीन्स b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 6 है। तो इसको अगर मैं कैंसिल भी कर दूं, 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो कितना आता है -2/3। अब मेरे को c1 और c2 निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये पहले दो रेशियो ही अनइक्वल आ चुके हैं, है ना। तो ये दोनों रेशियो क्या आ गए बच्चे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल आ चुके हैं b1 अपॉन b2 के। तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइंस हैं आर इंटरसेक्टिंग, है ना। ठीक है, जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। चलिए सेकंड देखते हैं, सीधा सेकंड पार्ट। तो सेकंड में लिखा है 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार। a1 अपॉन a2 निकाला, तो a1 अपॉन a2 यानी कि 9/18 दैट इज 1/2 आएगा, है ना। और b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 आ रहा है 3/6। चेक कर लो बेटा, y का कोफिशिएंट है ना, तो 3 से 2 टाइम्स में यानी कि ये भी 1/2 आ गया। अब जब ये दोनों सेम आ चुके हैं तो फिर मुझे तीसरा रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तीसरा रेशियो c1 अपॉन c2 दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, तो 12/24 ये भी 1/2 आ गया। तो इसमें से बेटे ये वाली कंडीशन बन गई ना, तो इसको क्या कहते हैं, कोइंसाइड। ठीक है, तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये बेटा बन गई आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। एक बार इसका तीसरा पार्ट और देखते हैं।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं a1 अपॉन a2 निकाल के। तो a1 अपॉन a2 दैट इज 6/2, तो कैंसिल करके कितना आ गया 3/1 आ गया। b1 अपॉन b2 निकाला तो b1 अपॉन b2 दैट इज -3 और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1, तो ये भी 3/1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मुझे c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है 10/9, मतलब ये दोनों इक्वल ये अनइक्वल, मतलब तीसरी वाली कंडीशन हो गई था, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बेटा पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई। अब वीडियो को पॉज करके नोट। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। देखिए सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इस बार है ना पीछे जो हमने किया था उसमें इसने 3 चीजें बोली थी कि क्या आपकी लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना। लेकिन इस बार इसने ये बोल दिया है कि आप ये बताइए कि जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है, जो यानी कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चे कंसिस्टेंट जो है वो 2 सिचुएशन में होती है, या तो यूनिक हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो, है ना, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट कहलाती है। यानी कि अगर आपका आंसर यूनिक या फिर मैनी सॉल्यूशन आता है तो आप क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर पैरेलल आ जाता है, जो लाइंस है वो पैरेलल लाइन आ जाती हैं, ठीक है, तो यानी कि तीसरा वाला केस जो मैंने बताया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस क्या कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, आप इसको खुद करना। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चे, मैं एक बार इसको रफ करके यहाँ पे लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन मार्क, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसी है, बस फर्क इतना है कि इसने ये बोल दिया कि अगर कोई क्या कहते हैं कोई सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो उसका आप सॉल्यूशन भी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगा था, लेकिन इधर आपसे सॉल्यूशन भी मांग लिया है, तो आपने सॉल्यूशन भी बताना है, लेकिन कैसे ग्राफिकली। तो देखते हैं 1 बाय 1 इनको भी। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, इसका पहला पार्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इसकी दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, तो देखते हैं बच्चों a1 अपॉन a2 निकाल के देखते हैं एक बार। 1 अपॉन 2 आएगा, आप चेक कर लो। b1 अपॉन b2 कितना आएगा, सेम 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 5/10 दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, है ना, 5 2 10, तो ये भी 1 अपॉन 2। अब जब तीनों इक्वल आ गए तो क्या कहलाते हैं बेटा कंसिस्टेंट, है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, जो इक्वेशंस है वो कैसी है कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन आप ग्राफ से बताइए। तो बच्चे इसका ग्राफ आप बना लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, आराम से इजीली बन जाएगा आपका ग्राफ, बस लाइन जो है वो ओवरलैप करेंगे, है ना, जैसे कि मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो इसको आगे आप खुद कर लेना। ठीक है,
तो डू योर सेल्फ, इसके आगे आप इसको खुद करें। मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड वाले की जो इक्वेशंस हैं वो हैं बच्चे x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 जी, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। हाँ जी, देखते हैं एक बार इसको। पहले रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, है ना। और c1 अपॉन c2 ये कैंसिल हो गया, तो इसीलिए c1 अपॉन c2 की भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो c1 अपॉन c2 8/16, तो 8 दूनी 16 यानी कि 1/2, है ना। ओके, तो बेटा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये अनइक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है ना। लेकिन हाँ, कंडीशन मैंने नहीं लिखी इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख के दिखानी है आपने, कंडीशन में लिख देता हूँ। चलो, कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल आया था b1 अपॉन b2 इक्वल आया था c1 अपॉन c2 के, इसलिए, है ना। यहाँ पे भी हम कंडीशन लिखेंगे पहले कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो देयरफॉर द इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट, है ना। देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं है तो उसको फिर फाइंड भी नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा, है ना। इसके आगे नहीं करना, बट इसको इसके आगे करना था, इधर ग्राफ बनाना है। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखेंगे एक बार थर्ड पार्ट को भी, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड में लिखा है बच्चे कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसकी अगली इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो कैलकुलेट करने हमने, दैट इज a1 अपॉन a2, 2/4 दैट इज 1/2, फिर b1 अपॉन b2, सो 1 अपॉन -2 दैट इज -1/2, है ना, बात एक ही है। ओके, तो ये तो अनइक्वल आ गया, यानी कि मुझे c1 और c2 की कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन में मेरे को पता चल चुका है ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो c1 c2 निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे लिख देंगे देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आ गया है b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ पे जो है वो क्या बन गया है बेटा, कंसिस्टेंट बन गया है। अभी हम इसका आगे ग्राफ भी बनाएंगे, है ना। तो हेंस the given equations has consistent, है ना। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से इसका सॉल्यूशन बना, क्या कहते हैं, ग्राफ पे भी प्लॉट करना है इसको ना। तो ग्राफ पे मेरे से प्लॉट करवाओगे क्या? चलो मैं ही करा देता हूँ, कोई नहीं, बट पहले मेरे को इसको रफ करना होगा, थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। इतना काफी रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली, क्योंकि अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो मेरे को एटलीस्ट दो सॉल्यूशन दोनों के निकालने होंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। भाई -6 उधर जाके तो +6 होगा, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल दी 6 माइनस 2x। तो ये x ये y। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ
तो 3 टू 6 माइनस 6 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ठीक है। तो 2 टू 4, 6 में से 4 गया तो 2, y की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड इज 4x माइनस 2y इक्वल टू +4, है ना। -4 है तो जाके +4। और देखिए यहाँ पे 2 कॉमन भी है तो मैं 2 से डिवाइड करके छोटा कर देता हूँ इक्वेशन को। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, y निकाल लेता हूँ क्योंकि y का कोएफिशिएंट छोटा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कितना आएगा बेटा 2x, ये 2 इधर आएगा -2 हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस। तो इसकी टेबल मैं इसके बगल में बना लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 1 2 माइनस 2 0, है ना। अब x की वैल्यू 1 के बाद 2 डाल देते हैं, तो 2 टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। चलिए एक बार इसका ग्राफ और देख लेते हैं। तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, और ये y डैश, ये x डैश, है ना। 3, ये 1, ये 2, ये 3, और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो 4 1 2 3 4। पहली इक्वेशन देखेंगे 3, 0, x की वैल्यू 3 पे y 0, तो 1 2 3 यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा, और फिर 2 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो पॉइंट इन दोनों के सामने, इट मीन्स यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चे, 2 और 2, है ना। ये इसकी लाइन कुछ ऐसे सिंपल रहेगी। ओके, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। पहली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, है ना। अब दूसरा सेकंड है 1, 0, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की 0। तो x की वैल्यू 1 ये आ गया, और 2 2 तो यही पॉइंट आने वाला है ना, सेम पॉइंट है। तो चलिए इसका भी बना देते हैं। इसका कुछ ऐसे बन रहा है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो क्योंकि यहाँ से निकल गया एक्स्ट्रा ना। तो इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन क्या आया बेटा, सॉल्यूशन 2, 2, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइनें, है ना। तो सॉल्यूशन कितना आ गया इसका, 2, 2। इट मीन्स x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लो। इसको रफ कर देता हूँ बच्चों में, और इसके बाद देखते हैं क्या बचा है एक्सरसाइज में। एक बार ये थर्ड पार्ट था ना। हाँ बिल्कुल। तो बेटा इसका एक पार्ट और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। एक पार्ट खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है और इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 50, NCERT, और एक्सरसाइज कौन सी, 3.2। हाँ जी, तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन सब समझते हैं बच्चे, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है और सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं ना। तो आई रिपीट, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, यानी कि जो इतनी उसकी width है उससे 4 मीटर ज्यादा है उसकी लेंथ। मान लेते हैं इसकी width जो है वो कितनी है बेटा, x है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चे, लेंथ इससे 4 ज्यादा होगी, है ना। कुछ ये वाली बात कहने चाह रहा है वो। ओके, तो आगे बोल रहा है बेटा
मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, और जो इसका हाफ पेरीमीटर था यानी कि पेरीमीटर का आधा, तो p/2 लिख देता हूँ मैं फिलहाल 2 मिनट के लिए, 36 मीटर है। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की डायमेंशन हमने कैलकुलेट करनी है। खैर कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, इसकी लेंथ को मैं y से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि ब्रेथ को मैंने y से सॉरी x से माना है, एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। ठीक है, मीटर में दोनों है। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ क्या है बच्चे, इसकी लेंथ है y, तो y जो है वो x से 4 ज्यादा है ना, y जो है वो x से 4 ज्यादा है। अगर मैं इसमें 4 का प्लस कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चे, है ना। और मेरे को तो यहाँ पे इक्वेशन ही बनानी है वैसे भी, तो फिलहाल मैं इसको पहली फर्स्ट इक्वेशन कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। अब ऑल्सो आगे बढ़ते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ। तो उसमें लिखा था कि हाफ द पेरीमीटर, यानी कि आधा पेरीमीटर इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा थी इसकी ब्रेथ से, 36 मीटर है। यानी कि 36 मीटर क्या है बेटा, इसका हाफ पेरीमीटर। तो पूरा पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे एक बार, इसका पूरा पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, L प्लस बी, आपको ही पता है। और जब मैं इसका आधा निकालूंगा तो बाय टू कर दूंगा, तो आधा कितना आएगा बेटा, L प्लस बी आएगा खाली, है ना। तो L क्या था बच्चे, आप खुद देख लो, L क्या था y और B क्या था x। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ y प्लस एक्स इक्वल टू 36, इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में मांगा क्या है आपसे ना। तो आपसे बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, आपने गार्डन की डायमेंशन निकालनी है। लेकिन इसके आगे बच्चे आप खुद ट्राई करेंगे इसको। मैंने आपको दोनों इक्वेशन बना के दे दी है, आपने सिंपली इसका दोनों का ग्राफ बना देना है, और जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि वहाँ पे x और y की आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज लेंथ और ब्रेथ, है ना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे लिखा है एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। आगे देखेंगे एक बार, आगे है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपने एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of the pair of pairs so formed is intersecting line, parallel lines और coincident line। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने एक और एग्जाम्पल लिखना है, और उसमें कुछ भी नहीं करना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल ही बताना है आपने, है ना। मतलब एक अनदर इक्वेशन लिख देनी है, जिससे कि एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे इनका पेयर कैसा हो जाए बेटा, इंटरसेक्टिंग हो जाए, कोइंसिडेंट भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एक एग्जाम्पल लिखना है। देखिए कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि पहली कंडीशन अगर मेरे को बनानी है इंटरसेक्टिंग की, तो इन दोनों को अनइक्वल दिखाना था, है ना। तो भैया इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 3x लिख देता हूँ और इसको मैं 2y लिख देता हूँ, और इसको चाहो तो सेम रख लो। तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग की, है ना। ठीक है, इंटरसेक्टिंग की। अगर आप दूसरा सिचुएशन लो जिसमें क्या होता है बेटा, कोइंसाइड होता है, कोइंसाइड होता है, तो उसमें आप यही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। देखो ये तो सेम हो गई जो आपको गिवन थी। दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो इसी को 2 से इंटू करके लिख लो, यानी कि 4x 6y माइनस 16। आप देखो दूसरी इक्वेशन मिल गई, और ये इसके कोइंसाइड होगी, है ना। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है अच्छे से। तीसरी पैरेलल बनानी थी, तो पैरेलल में क्या होता है कि बच्चे ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, लेकिन तीसरा अनइक्वल होता है ना। तो इन दोनों को सेम रखो आप। देखो तीसरी सिचुएशन में ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी,
और अब मैं बता रहा हूं आपको तीसरी सिचुएशन। तो आपको ये गिवन इक्वेशन थी, है ना बच्चे, और आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें ये पैरेलल हो, मतलब नो सॉल्यूशन। उसकी कंडीशन क्या होती है, और ये नॉट इक्वल C1/C2, है ना। तो हमें पता है कि इन दोनों को सेम रखना है, यानी कि इन दोनों को तो एज इट इज उतार ही दो आप, 2x + 3y, इसको अलग से उतार दो, कुछ 15 ले लो, चलो, है ना। तो ये अनइक्वल आ गया, तो हो गया बेटा, ठीक है, बहुत इजी था ये, आप इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देखेंगे एक बार इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस है आपके पास x - y + 1 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन में आगे लिखा है बच्चे कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी कि इन दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा उसके आपने उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के आपने कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, ठीक है। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी कीजिए, ठीक है। एक बार देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो बच्चों देखते हैं इसको एक बार ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इज x - y + 1 = 0, है ना। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आपने ग्राफ बनाना तो आपको दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, और वो दोनों सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं बच्चे, किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। और किसको यहाँ पे छोड़ना है, जो थोड़ा सा छोटा हो, जिसका कोफिशिएंट थोड़ा छोटा हो और एटलीस्ट इवन नंबर में हो, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। y उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब अपने दो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये x ये y। अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखूं, है ना, तो x कितना मिलेगा, 1 - 1 0 मिल जाएगा, और अगर 2 रखूं तो 2 - 1 1 मिल जाएगा, है ना, ठीक है। सिमिलर मैं प्रोसीड करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो सेकेंड वन इज 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ पे मैं y को छोड़ देता हूँ, बाकी सबको ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि y का कोएफिशिएंट इवन नंबर में है ना। तो देखिए 2y = ये 12 उधर जाएगा पॉजिटिव, 3x उधर जाके नेगेटिव। अब बचा ये 2 को भी अगर मैं उधर भेज दूंगा तो 2 में चला जाएगा, है ना, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं और एटलीस्ट दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कितनी, 4 पुट कर देता हूँ, बहुत बढ़िया रहेगी। 4 अगर मैं पुट करता हूँ तो 12 में से 12 गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा, 0 ही आएगा भाई, है ना। 4 तो ठीक है, 4 के अलावा क्या पुट करूं, अगर 2 पुट कर दूं तो भी काम बन जाएगा। देखिए 2 पुट करूंगा तो मैं, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा बच्चे, है ना। तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, 6 को 2 से काटूंगा। चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 12 - 3 × 2, 2 ही पुट करिए ना x की जगह, अपॉन में 2 है ना। तो देखिए इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 12, 3 × 6/2, यानी कि y इक्वल टू 12 में से 6 गया, 6/2, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है बच्चे। चलिए अब ग्राफ देखते हैं, इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखते हैं बच्चे इसका ग्राफ एक बार ना, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक बार ग्राफ बनाते हैं इसका, जरा सारे पॉजिटिव है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना देता हूँ। हाँ, ये x, ये y, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक जाना तो 5 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप है ना सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पेपर पे ही इसको बनाया फेयर में एकदम, है ना। हाँ जी, तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है 0 1, तो x की वैल्यू 0 पे y1 पॉजिटिव, यानी कि पॉइंट आ गया यहाँ पे। दूसरा है बेटा x की वैल्यू 1 पे y2, x की वैल्यू 1 पे y2 पॉजिटिव, यानी कि 1 2, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो इसको ज्वाइन करते हैं एक बार। ओके, इसके ऊपर साथ साथ इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेकंड देखते हैं एक बार। सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन है 4 0, दैट इज x की वैल्यू 4 पे y 0, 1 2 3 4, पॉइंट आ गया यहाँ पे, y 0 है। और x की वैल्यू 2 पे y 3, x की वैल्यू 2 1 2 y 3 प्लस का, तो 1 2 और ये 3। आई थिंक सो कि इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है, लेकिन इस लाइन के ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूँगा। तो क्रॉस चेक हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 2,3 पॉइंट है, वो मैं इस इक्वेशन में पुट करके देख लेता हूँ। अगर राइट हैंड साइड आ गई तो इसका मतलब सही है, नहीं तो गलत है। तो x की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं आप, 2 है ना, मैंने x की जगह रख दिया, माइनस y की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस 1 था, इक्वल टू में 0, तो 2 में से 3 गया, -1 प्लस 1, तो 0 इक्वल टू 0। हाँ भाई, इसी पॉइंट, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब ये वाली लाइन बना देते हैं एक बार। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट ग्राफ तो आपको ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा। इसके ऊपर मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप ग्राफ पेपर का यूज़ करें। अच्छा, अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा था, तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। यानी कि आपने फाइंड आउट करना है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, इसके किसके वर्टिसेस के बेटा, ट्राइंगल के। और ट्राइंगल कैसे बन रहा है, इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस ये रही और ये दोनों लाइनें ये रही, तो बेटा ट्राइंगल आपका यही वाला बन रहा है ना, चेक कर लो। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलो इसके इस वर्टेक्स को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, इस वाले को मैं बी से डिनोट कर देता हूँ और इस वाले को सी से डिनोट कर देता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, ये तो थे 2,3, 2 पे 3 है ना, तो ए के तो 2,3 है। सी के भी आपको पता है, सी के भी कितने थे बेटा, 4,0 थे, है ना बच्चे। तो सी के भी आपको पता है 4,0। बट समस्या है इस वाले की, तो इसको मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्राफ पेपर पे अगर मैंने बनाया होता तो मैं डायरेक्ट देख सकता था, लेकिन ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है मे बी -1,0 हो, मे बी -1,0, लेकिन मैं एक बार निकाल के देख लेता हूँ। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे को यहाँ पे ये पता है कि y की वैल्यू 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 होगी ना। तो y की वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ, माइनस x और ये 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। तो बच्चे इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x इक्वल टू -1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे y की तो 0 ही है और x की वैल्यू -1 है। तो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या आ गए, -1, 0। इसको रफ कर देता हूँ मैं और इसके बाद आगे देखते हैं। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने चाहिए, है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, ए कितना है बेटा, a 2,3 और b कितना है, b -1, एंड c इज इक्वल टू 4,0। ठीक है बच्चे। इसके आगे क्वेश्चन में अगर कुछ बोला है तो देखते हैं।
आगे बोला है बच्चे एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और इसने बोला है कि उस रीजन को शेड कीजिए जो ट्रायंगुलर है। तो ट्रायंगुलर रीजन अपना यही वाला था, तो शेड भी करना था, तो ये शेड भी हो गया है। और इसके आगे वैसे तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे इसका एरिया भी मांग ले, इस ट्रायंगल का एरिया। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एरिया अगर मांगेगा तो कैसे निकालना है आपने। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 एज इट इज बेस। अब बेस आपको पता होना चाहिए कि बेस यहाँ से यहाँ तक है और इस पे हाइट ये होगी, है ना। तो बेस की अगर मैं बात करूँ तो काउंट करेंगे कितने यूनिट है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। चेक कर लो, 1 2 3 4 5। तो बेस कितने यूनिट है बच्चे, 5 यूनिट है। और इस पे हाइट देखिए, हाइट यही है, तो कितने यूनिट है, 1 2 3 यूनिट ही तो है हाइट। तो ये 3 आ गया, यानी कि 5 3 15, 15/2, यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर आपसे एरिया मांगा होता तो। ठीक है बच्चे, तो इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हम एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ग्राफिकली हमारा पूरा हो चुका है अच्छे से, और अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मेरे को बताना, कमेंट करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।